हेलो गाइस, वेलकम टू एनसीईआरटी स्टडी। हम पढ़ रहे हैं बीटेक 8 सेमेस्टर सिविल ब्रांच का सब्जेक्ट रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। ये सेकंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट जो इंट्रोडक्टरी पास ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अब सेकंड पार्ट पर डिस्कस करते हैं। इधर हम डिस्कस कर रहे हैं हाइड्रो एनर्जी के बारे में। देख सकते हैं इस इमेज में, जिसमें क्या हो रहा है कि एक डैम है हमारे पास। डैम से पानी आ रहा है, ये पानी इधर से निकल रहा है और ये टरबाइन है, टरबाइन को रोटेट करता है ये, जो इसकी काइनेटिक एनर्जी, इसकी वजह से टरबाइन रोटेट हो रही है। टरबाइन के रोटेट होने से क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है जो हमारे घरों तक पहुंचती है। तो इस प्रिंसिपल पे ही काम करती है हमारा जो हाइड्रो एनर्जी है। ऑलराइट, सो थोड़ा इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। ये कैसी एनर्जी रिसोर्स है? इट इज़ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स विच इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ये जैसे मैंने आपको बताया कि रिन्यूएबल है, यानी ये कभी ख़त्म नहीं होगी। हाइड्रो पावर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम वाटर फ्लो फ्रॉम फॉलिंग वाटर फ्रॉम अ हाइट। तो वाटर फ्लो जो होता है वो एक किसी हाइट से गिराया जाता है, जैसे डैम, जो आपको मैंने अभी इमेज में डिस्कस करा है अभी हमने थोड़ी देर पहले। वाटर स्टोर्ड बिहाइंड द डैम, जो वाटर पानी डैम के पीछे होता है, उसको किसी हाइट से बहुत सारी पोटेंशियल एनर्जी उसमें डेवलप हो जाती है। हमने छोटी क्लास में पढ़ा होगा पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी जब डेवलप हो जाती है ना, चालू कर देती है। ऑलराइट, और इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है। तो वही जो मैंने भी आपको बताया, इसमें उसी के बारे में थोड़ा डिस्कस कर रहे थे। द वाटर इज रिलीज ग्रेजुअली एंड इज अलाउड टू फॉल अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब किस फोर्स की वजह से जो पानी है वो नीचे की तरफ आता है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। एंड ड्राइव विच रोटेट द हाइड्रोलिक टर्बाइन, जिससे कि टर्बाइन घूमती है। द जनरेटर अटैच टू द टर्बाइन। अब टर्बाइन से क्या अटैच होते हैं? जनरेटर्स। टर्बाइन घूमती है तो जनरेटर्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, बस इससे हमें एनर्जी मिल जाती है। एडवांटेज क्या है? द हाइड्रो पावर डज नॉट पॉल्यूट द वाटर। पानी को गंदा भी नहीं होता है और हवा भी गंदी नहीं होती है, इससे पॉल्यूशन तो नहीं होता। तो ये किसकी एडवांटेज है? लिमिटेशन क्या है? द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स रिजल्ट्स इन पॉल्यूशन एंड इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस लाइक फ्लडिंग सिचुएशन। इसमें जो पॉल्यूशन होता है वो फ्लडिंग वाला पॉल्यूशन होता है। ठीक है, ये ग्लोबल वार्मिंग में तो नहीं पढ़ाता, बट पानी का इतना बहाव होता है उसके आसपास के एरिया में, फ्लडिंग की सिचुएशन की संभावना बनी रहती है। और उसके आसपास का जो फ्लोरा फौना, यानी जो वेजिटेशंस और वाइल्ड लाइफ है, उस पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है डैम का। ऑलराइट, तो ये इसका एक लिमिटेशन थी। नेक्स्ट जो हमारी एनर्जी सोर्स है वो विंड एनर्जी है। तो विंड एनर्जी भी आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि क्या होता है इसमें, कि एक हमारी विंड मिल होती है। ठीक है, तो ये विंड मिल होती है, इसमें फ़ैन होता है, ये इसको घुमाता है, रोटेट होता रहता है। रोटेट कैसे होता है? हवा के फ्लो से ये इसकी ब्लेड्स रोटेट होती हैं, जिससे कि रोटेट होने से इसमें टरबाइन लगी रहती है। टरबाइन जब रोटेट होती है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, वो वाया केबल से होते हुए हमारे ट्रांसफार्मर तक जाती है, जनरेट ट्रांसफार्मर से सारी बिजली लोगों के घरों तक जाती है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस पे ये काम करता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे एक विंड एनर्जी में विंड मिल कैसे काम करती है। ऑलराइट, तो थोड़ा इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो विंड एनर्जी इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ नॉन पॉल्यूटिंग एनर्जी। इट हैज़ ट्रेमेंडियस पोटेंशियल विच इज़ इफ़ हार्नेस्ड कैन ईजिली सेटिस्फाई द एनर्जी डिमांड्स ऑफ अ कंट्री। यानी कि ऐसी कंट्री जहाँ पे हवा की रफ्तार बहुत तेज़ होती है, तो उधर विंड एनर्जी जो है वो बहुत ही कारगर साबित हुई है। ठीक है, इससे पूरे देश की बिजली की जो खपत है और वो पूरी की जा सकती है। एस्टिमेट्स रिवील दैट दो 2% ऑफ टोटल सोलर एनर्जी फॉलिंग ऑन अर्थ इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी इन द एटमोसफेयर। तो सोलर एनर्जी जो भी अर्थ पे आती है वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। ठीक है, टेम्परेचर वेरिएशंस की वजह से विंड चलती है, ये हमें पता ही होगा। ठीक है, वैक्यूम क्रिएट होता है जिससे हवाएं चलना चालू हो जाती हैं। 30% ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो है इस 2% की अकर इन द लोएस्ट 1000 मीटर ऑफ एलिवेशन। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़मीन तल से 1000 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है, जैसे इन द फॉर्म ऑफ विंड। ठीक है, विंड इन द लोएस्ट किलोमीटर हैज़ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी
तो विंड जो है उसमें सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। उसी काइनेटिक एनर्जी को विद द हेल्प ऑफ विंड मिल्स हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि इन दी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट और यूटिलाइज की जाती है, और वो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों तक और कारखानों तक, इंडस्ट्रीज तक पहुँचती है। ऑल राइट, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को डिस्कस कर लेते हैं इसके। तो एबंडेंस अवेलेबिलिटी फॉर नो प्राइस, ठीक है। तो हवा तो फ्री में मौजूद है हर जगह, कोई कीमत नहीं है इसकी, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूजफुल एट रिमोट प्लेसेस ऑल्सो फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। रिमोट प्लेसेस यानी ऐसी जगह, गांव दराज के इलाके जहाँ पे बहुत सारी ज़मीन खाली होती है, वहाँ पे इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना बहुत ही आसान रहता है, ठीक है। हमारे देश में मध्य प्रदेश की साइड ऐसे विंड मिल्स बहुत लगे हैं, साउथ में बहुत लगे हैं ना। नॉन पॉल्यूटिंग एंड इको फ्रेंडली, तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती है। ऑल राइट, इसका डीमेरिट क्या है? लेस फेवरेबल इन सिटी लोकेशंस। तो सिटी लोकेशंस में जगह कम है, ठीक है, तो विंड मिल सेटअप करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और सिटीज़ में जो विंड होती है वो हायर लोकेशंस पर अवेलेबल होती है, लोअर पे नहीं, क्योंकि जो बिल्डिंग्स होती है बड़ी बड़ी वो हवा के बहाव को रोक लेती हैं। तो ये एक डीमेरिट हो गया। इट इज़ अनरिलायबल एंड इंटरमिटेंट, इट इज़ नॉट अवेलेबल रेगुलरली, ठीक है। तो हर जगह ज़रूरी नहीं है कि 24 घंटे हवा चले, कभी कभी हवा चलती नहीं है, कभी कभी बहुत स्लो स्पीड पर चलती है, तो ये अनरिलायबल है, इस वजह से इस पर भरोसा नहीं कर सकते। प्रेजेंट डे विंड एनर्जी सिस्टम्स आर अ सोर्स ऑफ इमेंस नॉइस पोल्यूशन, और नॉइस पोल्यूशन बहुत होता है। आप किसी विंड मिल के नीचे खड़े हो जाओ, आपको अपने बगल में बैठे इंसान की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ेगी, इतना नॉइस पोल्यूशन होता है इससे। ऑल राइट, तो ये कुछ डीमेरिट्स थे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे, तो हमने डिस्कस कर लिए हैं। All right, so let's move on to our next energy source which is a tidal energy. Tidal energy में क्या होता है? टाइड्स आते हैं। टाइड्स मून की जो और हमारी सन की ग्रेविटेशन, हमारी जो अर्थ है वो रिवॉल्व अराउंड करती है सन के, एंड मून हमारी अर्थ के रिवॉल्व करता है अराउंड, ठीक है। तो जो मून और अर्थ दोनों एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल पुल लगाते हैं। हमने पढ़ा है फिजिक्स में कि इस दुनिया में हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को एक फोर्स से खींचती है, ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो जो मून की जो ग्रेविटेशनल पुल है उस वजह से हमारा जो पानी होता है अर्थ का, समंदर का, वो ऊपर उठने लग जाता है, जिससे टाइड्स आती हैं। ऑल राइट, ये वाटर अट्रैक्ट होता है तो टाइड्स आना चालू हो जाती हैं। उसी को हमने यूज़ में लिया है और एनर्जी सोर्स बनाया है, ठीक है। ये एक आप डायग्राम देख सकते हैं, इसमें ये नीचे ब्लेड्स हैं, ये रोटेट करते हैं जिससे कि टर्बाइंस घूमती है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये घूमते किस वजह से? पानी की टाइड्स के आने की वजह से। ऑल राइट, तो ग्रेविटेशनल पुल मून से ही मिलता है, सन से ही मिलता है, जिससे कि टाइड्स आती हैं। दिस टाइप ऑफ टाइड्स कैन बी हार्नेस बाय कंस्ट्रक्टिंग टाइडल बैरेज। अब इससे हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट कर सकते हैं? टाइडल बैरेज बना के, ठीक है, या छोटा मोटा डैम बना के। एनर्जी कैन बी हार्नेस फ्रॉम हाई एज वेल एज फ्रॉम लो टाइड्स, ठीक है। तो हाई टाइड्स आती है, लो टाइड्स होती हैं, दोनों से हम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी बैराज बनाए जाते हैं, कभी कभी डक्ट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। ऐसा कोई डक्ट होगा, ये समंदर का पानी है, ये इसमें जाएगा और इधर की जो हवा जनरेट होगी उससे टरबाइन घूमना चालू कर देगी। तो ड्यूरिंग हाई टाइड्स, जब हाई टाइड्स आती हैं द सी वाटर फ्लोज इनटू द रिजर्वेयर। जब बड़ी टाइड आती हैं तो पानी समंदर का रिजर्वेयर में चला जाता है बैराज के, एंड जिससे टरबाइन घूमती है और इलेक्ट्रिसिटी बनती है। लो टाइड जब आती है तो वाटर स्टोर्ड इन द रिजर्वायर फ्लोज इनटू द सी। जब लो टाइड आती है तो बैराज का पानी वापस समंदर में जाता है, जिससे अगेन टरबाइन घूमती है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ऑल राइट, तो ये आपको समझ में आ गया होगा टाइड कैसे काम करती है। नाउ लेट अस डिस्कस इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। वेरी लेस एरिया इज रिक्वायर्ड बिकॉज दे आर ऑन बेस, यानी समुद्र किनारे ही इनका यूज़ कर सकते हैं। तो ये टाइड्स का जो काम है कोस्टल एरियाज़ में होता है, ऐसे जो हम सेटअप करते हैं बैराज का नियर द कोस्टल एरिया, जैसे अपना मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, ठीक है, समुद्र किनारे। इसका मेरिट ये है कि इसमें एरिया बहुत कम लगता है, सिर्फ समुद्र किनारे का एरिया यूज़ होता है, तो वेरी लेस एरिया। इट इज़ फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन एज इट डज नॉट यूज़ एनी फ्यूल की ज़रूरत नहीं होती, तो पॉल्यूशन फ्री है। इट डजंट प्रोड्यूस एनी अनहेल्दी वेस्ट लाइक गैस, तो इसमें कोई रॉ मटेरियल एंड द एंड नहीं निकलता, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट नहीं निकलता, ठीक है, कोई गैस, कोई राख, कोई रिफ्यूज़ नहीं निकलता। डीमेरिट क्या है इसका? टाइडल पावर प्लांट्स कैन बी डेवलप्ड ओनली इफ़ नेचुरल साइट्स आर अवेलेबल, ठीक है। तो हर जगह इसको सेटअप करना मुश्किल होता है। कुछ स्पेसिफिक जगह जो फेवरेबल क्लाइमेट है, जहाँ फेवरेबल टाइड्स आती रहती हैं, ऐसी जगह पे नेचुरल साइट्स पे ही इसको हम डेवलप कर सकते हैं। इसका जो पावर प्लांट है, इसकी कॉस्ट बहुत हाई आती है, ठीक है। इसका किसी को लगाना है, इसका प्लांट सेटअप करना है, तो इनिशियल कैपिटल कॉस्ट बहुत हाई होती है।
यूटिलाइजेशन ऑफ टाइडल एनर्जी ऑन स्मॉल स्केल इज नॉट येट प्रूफ। तो कोई छोटे मोटे लेवल पे इसको यूज़ नहीं कर सकते, बड़े लेवल पे ही होता है। तो ये कुछ डीमेरिट्स थे इसके। फिर आते हैं हम OTE पे, यानी ओशियन थर्मल एनर्जी पे। ये भी कुछ ना कुछ इसी प्रकार का है, ठीक है। समुद्र का जो हमारी एनर्जी काइनेटिक हीटिंग और कूलिंग, उससे हमारी टरबाइन को हम रोटेट कराते हैं। और लेट्स डिस्कस ऑन दिस OTE। सो OTEC यानी ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट्स कन्वर्ट द हीट ऑफ ओशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो ओशन थर्मल एनर्जी के प्लांट्स को क्या बोलते हैं? OTEC, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट्स, जिससे कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, जैसा मैंने बताया, हम इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करते हैं। द लार्ज टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन वार्म सरफेस सी वाटर एंड कोल्ड डीप सी वाटर। समुद्र का पानी अगर आपने देखा है तो ये जो पानी की अपर लेयर है ये गर्म होगी, सनरेज इस पर पड़ती हैं डायरेक्टली, तो ये गर्म हो गई हैं, ठीक है। बट जो नीचे का पानी का सरफेस है वो अभी भी ठंडा है। तो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है इसी को यूज़ में लेके हम इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करते हैं, यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी विच हेल्प्स ऑफ ओशियन एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम। इसी से हम इसी टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम, ठीक है। ये याद रखना ज़रूरी है कि वार्म सरफेस ऑफ वाटर का टेम्परेचर कितने से कितना हो सकता है, 28 से 30 डिग्री। और जो कोल्ड डीप सी वाटर है, अंदर का जो पानी है नीचे बिलो समुद्र का जो वाटर लेवल है, जो एक्सपोज सरफेस है उससे नीचे ठंडा पानी है, उसका टेम्परेचर होता है अराउंड 5 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच में। तो ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, ये एग्जाम में आ सकता है MCQ बेस्ड क्वेश्चन बना के। अब इसका मेरिट क्या है? मेरिट इसके हैं, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस एक्सप्लॉइट्स द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द वार्म सरफेस एंड कोल्ड बॉटम वाटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। द कंडीशन फॉर ऑपरेशन ऑफ OTEC प्लांट्स आर फेवरेबल बिकॉज, फेवरेबल क्यों है? दिस टेम्परेचर डिफरेंस दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द ईयर। इसका फ़ायदा ये है क्योंकि हर वक्त, हर साल, हर दिन ये होता ही होता है कि समंदर का पानी ऊपर गर्म होगा, नीचे ठंडा होगा। तो ये हमें कंटिन्यूसली मिलता रहता है, तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, मिलती रहेगी, ये इसका मेरिट है। और ये इनएक्सपेंसिव है। इनएक्सपेंसिव ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पॉसिबल प्रोवाइडेड द OTEC प्लांट इज लेस देन 30 किलोमीटर फ्रॉम द सी शोर। तो समुद्र किनारे से 30 किलोमीटर के दायरे के जो एरियाज हैं वहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाना प्लांट से, OTEC प्लांट से 30 किलोमीटर तक के दायरे में इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाना बहुत ही सस्ता पड़ता है, इनएक्सपेंसिव होता है। ये भी एक इसका मेरिट हो गया। तो मेरिट तो हमें समझ में आ गया, अब हम डीमेरिट्स को भी पढ़ लेते हैं। डीमेरिट्स क्या है? एट ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम प्लांट टू सी शोर द ट्रांसमिशन कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इंक्रीज। अब 30 किलोमीटर से ज़्यादा दूर के एरिया में इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करना है तो खर्चा बढ़ जाता है, ठीक है। ट्रांसमिशन कॉस्ट बोलते हैं इसे, जब इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने की जो कॉस्ट आती है दैट इज नोन एज ट्रांसमिशन कॉस्ट, तो वो बहुत बढ़ जाती है ना। OTEC टेक्नोलॉजी इज इन्फेंट स्टेज, अभी नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, तो अभी इस पर काम चल रहा है, अभी इतनी डेवलप नहीं हुई। तो इन्फेंट स्टेज उसी को बोलते हैं, शुरुआती दौर पे है। OTEC टेक्नोलॉजी इज कॉस्टली एंड डिफिकल्ट, ठीक है। तो महंगी पड़ती है क्योंकि ट्रांसमिशन बहुत महंगा है, इसका प्लांट सेटअप महंगा है। आसपास के एरिया के लिए तो सस्ता है, ठीक है। तो ये दो डीमेरिट। फिर आते हैं हम वेव, हम आते हैं वेव, क्योंकि वेव्स भी चढ़ती जाती है, उसकी बात चल रही है। तो पानी के अंदर जो वेव्स आती हैं उससे टरबाइन्स घूमती हैं, टरबाइन हमारी घूमेगी, ये टरबाइन लगी है इसमें, वेव्स चलती रहती है तो इससे टरबाइन घूमती है, जो नीचे क्या करता है, नीचे फाउंडेशन में हमारा ये पंप लगा रहता है और इसके अंदर केबल जारी होती है और ये हमारा ट्रांसमिशन करता है इलेक्ट्रिसिटी को घरों तक, ठीक है। तो ये एक थोड़ा इमेज में आप देख सकते हैं कैसा एक प्रोसेस है इसका, ठीक है। तो इसमें तो देखने में समझ में नहीं आएगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, सिंपल समझा देता हूँ आपको कि एक ऐसा कुछ बॉक्स है, इसमें ब्लेड्स लग रही हैं, टरबाइन घूम रही है और इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है डायनामो या जनरेटर के थ्रू और वो घरों तक पहुँच जाती है। इधर नीचे अंडरग्राउंड केबल्स डाली जाती हैं, ठीक है, समुद्र में सी बेड के नीचे। तो लेट अस डिस्कस ऑन वेव एनर्जी। द मोशन ऑफ सी सरफेस इन द फॉर्म ऑफ विंड वेव्स फॉर्म अ सोर्स ऑफ एनर्जी। अब याद रखना कि जो वेव एनर्जी होती है ना, वेव एनर्जी में वेव्स होती है पानी के अंदर। अब
ठीक है, द मोशन ऑफ सी सरफेस इन द फॉर्म ऑफ विंड वेव्स फॉर्म अ सोर्स ऑफ एनर्जी। पानी के अंदर होता है ये। पानी के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है हवा की काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा ताकतवर होती है, याद रखना। फ्लोटिंग प्रोपेलर्स आर प्लेस्ड इन अ शैलो वाटर, तो प्रोपेलर पानी के अंदर डाल दिए जाते हैं नियर द शोर्स एंड ड्यू टू मोशन ऑफ वेव्स, जब वेव्स चलती हैं पानी के अंदर हवा के बहाव की वजह से वेव चलती हैं, याद रखना। तो ऑल्सो गेट इन मोशन, तो प्रोपेलर घूमने लग जाते हैं जिससे काइनेटिक एनर्जी बनती है और वो जो टर्बाइंस को घुमाती है जैसा मैंने बताया, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। ये सस्ती पड़ती है, साफ है और इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, कभी ख़त्म नहीं होगी। मेरिट्स क्या हैं इसके, चलो मेरिट्स भी देख लेते हैं। ओशियन वेव एनर्जी सोर्स इज रिन्यूएबल, फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ये इसका मेरिट हो गया, ठीक है। हैंस इट्स इंपॉर्टेंस विल इंक्रीज विद टाइम, तो वक्त के साथ साथ इसकी जो अहमियत है वो भी बढ़ती जाएगी। वेव्स चलती रहती है कंटिन्यूसली, तो ये कभी ख़त्म होना नहीं है। दे कम एंड गो बिटवीन 6 सेकंड, हर 6 सेकंड के पीरियड। अब ये 6 सेकंड का ये अंडरलाइन कर लो, एमसीक्यू में बन सकता है कि कितने सेकंड्स में वेव चलती है, ठीक है, तो वो 6 सेकंड्स होता है। कलेक्टर साइज ऑफ वेव मशीन इज कंपैरेटिवली स्मॉलर देन द सोलर डिवाइस, तो सोलर डिवाइस का जो कलेक्शन होता है, सोलर पैनल्स जो लगते हैं उनका जो कलेक्शन होता है, जो कलेक्शन डिवाइस होते हैं जैसे फोटोवोल्टिक सेल्स, उनसे अगर हम कंपेयर करें तो वेव जो मशीन्स होती हैं उनका साइज़ थोड़ा छोटा होता है। डीमेरिट्स क्या है, पानी में रखे रखे गलने लग जाते हैं इसके मटेरियल्स, कोरोजन का खतरा है। मराइन ग्रोथ ऑफ एल्गी इन द प्लांट में वही कोरोजन का भी खतरा है, और इसमें एल्गी लगना यानी काई लगने का भी डर बना रहता है, और शिप्स से टकराने का, ऑब्स्ट्रक्शंस फ्रॉम शिप्स एंड बोट्स, ये भी एक डीमेरिट है, इसका भी खतरा बना रहता है, ठीक है। फिर आता है हमारा जियोथर्मल एनर्जी, तो जियोथर्मल समझ में आ गया, हमने ओशियन थर्मल पढ़ लिया था, पानी के अंदर टेम्परेचर डिफरेंस। जियोथर्मल क्या होता है, हमारा जो हवा होती है, जियोथर्मल यानी जियोग्राफिकल थर्मल, यानी ज़मीन के अंदर जो टेम्परेचर डिफरेंस है पानी का, ठीक है, वो जियोथर्मल कहलाती है। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी, ठीक है गाइस, तो अभी के लिए इतना ही। बाकी की जो थोड़ी बहुत एनर्जी सोर्सेज रह गई हैं वो नेक्स्ट वीडियोस में जो आने वाली है नेक्स्ट, उसमें मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और फिर आपको ये टॉपिक बोरिंग सा लगने लगेगा, ठीक है। तो ताकि हमारा इसमें इंटरेस्ट बना रहे और हम बोर भी ना हो, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा कल। तब तक के लिए गुड बाय। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एनसीईआरटी स्टडी, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमें पता है हम लोग कॉलेज नहीं जा पा रहे, हमारे लेक्चर्स छूट रहे हैं, तो हम एक दूसरे की मदद ऐसे कर सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू।